हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं माइंड में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सबसे पहले किसने दिया और ये किसके टेन्योर में लाया गया। तो देखते हैं इन सभी सवालों के जवाब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जब लाई गई थी तो उससे पहले हम देखेंगे कि उस टाइम पे इमरजेंसी लागू की गई थी। इंदिरा गांधी का टेन्योर था। तो इमरजेंसी जो लागू की गई वो पहली बार इंडिया में लागू की गई थी या इससे पहले भी लागू की गई थी। तो देख लेते हैं, इससे पहले भी 2 बार इमरजेंसी इंडिया में लगाई जा चुकी थी। पहली इमरजेंसी जो इंडिया में लगाई गई वो 1962 में लगाई गई थी, इंडिया और चाइना वॉर के टाइम पे। यानी कि फर्स्ट इमरजेंसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1962 एट द टाइम ऑफ इंडिया चाइना वॉर। यानी कि इंडिया और चाइना के वॉर के टाइम पे 1962 में हमारे देश में पहली इमरजेंसी लगाई गई। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, जो दूसरी इमरजेंसी लगाई गई वो 1971 में लगाई गई। 1971 में पाकिस्तान वॉर के टाइम पे लगाई गई। सेकेंड इमरजेंसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1971 एट द टाइम ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर। अब थर्ड हम देख लेते हैं इमरजेंसी। थर्ड इमरजेंसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1975 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी। तीसरी इमरजेंसी जो हमारे देश में लगाई गई वो 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पर लगाई गई, जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था उस। अब देख लेते हैं जो थर्ड इमरजेंसी लगाई गई उसका टाइम पीरियड क्या था। थर्ड इमरजेंसी जो लगाई गई उसका टाइम पीरियड था 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977। यानी कि 25 जून 1975 को हमारे देश में तीसरी इमरजेंसी लगाई गई और ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक यानी कि 21 मार्च 1977 तक चली थी। अब देख लेते हैं कि इस बैकग्राउंड की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इन 1976 वाइल इमरजेंसी इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी टू मेक रियलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज टू द सिटीजन। जब 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें अपनी ड्यूटीज अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो, इसलिए ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम था सरदार सुरन सिंह कमेटी। दिस कमेटी वॉज सरदार सुरन सिंह कमेटी। ओरिजिनली इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर वॉज ओनली फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज not eminent freedom. So this committee recommended that we should introduce a separate dedicated chapter for the fundamental duty. यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, उसके पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई भी फंडा नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की सरदार सुरन सिंह कमेटी ने। यहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के एक अलग चैप्टर बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये रियलाइज़ हो कि उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस कमिटीज रिकमेंडेशन एंड द गवर्नमेंट केम अप विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट केम अप विद 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आई। अभी 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या था ये हम देखते हैं। दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज सो बिग। ये जो एक्ट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत ही बड़ा था एंड इट ब्रॉट मैनी मेजर चेंजेस, और ये बहुत सारी बड़ी चेंजेस को लेकर के आया एंड इट सेल्फ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें हम लोग एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करते हैं, एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। सो नाउ आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट अ न्यू चैप्टर वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 4A।
जब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो इसके थ्रू एक नया चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। उस चैप्टर का नाम था, वो चैप्टर था 4A। इस 4A चैप्टर को बाद में ऐड किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो चैप्टर है इसमें सारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। दिस होल चैप्टर इज मेड अप ऑफ ओनली वन आर्टिकल। ये पूरा जो चैप्टर बना है सिर्फ एक आर्टिकल के थ्रू बना है, आर्टिकल 51A। आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4A दिया गया है चैप्टर, वो पूरा एक ही आर्टिकल से बनाया गया है, आर्टिकल 51A। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई उस वक्त ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी, in which 10 fundamental duties are given and afterwards during the introduction of 86th Amendment Act। यानी कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, एक और अमेंडमेंट लाया गया, एक और संशोधन किया गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट। उसके थ्रू हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड थ्रू दिस 86th अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम देखते हैं वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनका एक्चुअल में एम क्या है, इन्हें आखिर लाया क्यों गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्टली, व्हेन देयर इज एनी एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक बर्निंग फ्लैग विद रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ऐसी बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू लाया गया ये, जैसे कि बर्निंग फ्लैग। आप फ्लैग को जला नहीं सकते, वो आपकी ड्यूटी है। डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप हमारे संविधान की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अभी देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं क्या उन्हें ज़बरदस्ती लागू किया जा सकता है या फिर ये आपके मूड के ऊपर है, आप इन्हें फॉलो करते हैं या नहीं करते, इस पर कोई भी चार्जेस अप्लाई होते हैं या नहीं होते। इन सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो आगे हम बात करते हैं अगेंस्ट ऑल दीज एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ये जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं इनके अगेंस्ट ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये लाई गई, यानी कि इनके अगेंस्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर्क करती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्ट एज अ वार्निंग, ये इनके लिए एज अ वार्निंग वर्क करती हैं दैट यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। यानी कि आप ऐसे काम ना करें, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप फ्लैग को बर्न ना करें, ऐसे काम ना करें। इसके लिए ये एज अ वार्निंग वर्क करती हैं। इसके अलावा सेकेंडली, फंडामेंटल ड्यूटीज इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर आल्सो, यानी कि एक रिमाइंडर की तरह वर्क करती हैं, आपको याद दिलाती हैं। इट रिमाइंड्स दैट यू हैव द राइट टू एंजॉय, कि आपको याद दिलाती हैं कि आपके पास राइट है कि आप अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन योर फंडामेंटल राइट्स बट along दिस यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कीजिए, वो ठीक है, लेकिन इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर ड्यूटी। आप अपने कर्तव्यों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी ड्यूटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको अपनी ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी चाहिए। आल्सो तो इट्स अ रिमाइंडर आल्सो, तो ये एक रिमाइंडर की तरह वर्क करता है, आपको याद दिलाता रहता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को भी ध्यान में रखिए, अपनी ड्यूटीज़ को भी फॉलो कीजिए। इसके अलावा है द बिगेस्ट लूप होल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इज दैट इट इज़ अ नॉन इन्फोर्सेबल राइट। यानी कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इसका एक सबसे बड़ा लूप होल, इसकी जो है हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं। यानी कि हम इन्हें अगर आपके मूड के ऊपर है, अगर आप अपनी ड्यूटी फॉलो करते हैं
तो ठीक है, अदरवाइज आप पर कोई फोर्स नहीं है कि आपको फॉलो करना ही है। ये एक सबसे बड़ा लूप होल है, लेकिन क्या इस लूप होल को कवर किया जा सकता है, इसे ओवरकम किया जा सकता है, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। नॉन इन्फोर्सेबल मीन्स इफ यू नॉट फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज then you can't be fined or penalized for that। यानी कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते तो इसके लिए आप पर कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं किए जाएंगे, आपको इसके लिए कोई कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दिस रीज़न फंडामेंटल ड्यूटीज इज आल्सो नोन एज सैंक्शन लेस ड्यूटीज, इसीलिए इन्हें सैंक्शन लेस ड्यूटीज भी कहा जाता है। बट दिस लूप होल कैन आल्सो बी ओवरकम, लेकिन ये जो लूप होल है इसे भी ओवरकम किया जा सकता है। यानी कि आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें या ना करें, ये आपके मूड के ऊपर है, लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ओवरकम किया जा सकता है, उन्हें फॉलो करवाया जा सकता है। कैसे? इफ पार्लियामेंट इनैक्ट अ लॉ, अगर किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कोई भी पार्लियामेंट एक लॉ को इनैक्ट करता है, देन द ड्यूटीज कैन आल्सो बी इन्फोर्स, तो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्स की जा सकती है। यानी कि पार्लियामेंट जो है अगर वो चाहे वो किसी लॉ को लाता है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी आप पर इन्फोर्स की जा सकती है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि कोई पार्लियामेंट एक लॉ लेकर आए और इसे फॉलो करना ही पड़े। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस था जिसे हम देख रहे हैं। दिस इज आल्सो नोन एज नेशनल एंथम केस, इसे नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। In this case, it was said that on personal religion or on the sentiments of faith, if you can't sing national anthem, then it's okay। यानी कि अगर आप अपने धर्म की वजह से, अपने विश्वास की वजह से, अपनी पर्सनल सेंटिमेंट्स की वजह से नेशनल एंथम को नहीं गाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि आपको गाना चाहिए, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन बट आर्टिकल 51A क्लॉज ए, जो हमारा आर्टिकल 51A है, उसका जो क्लॉज ए है वो कहता है सेज दैट इट इज़ एवरी सिटीजन ड्यूटी टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसका जो ई क्लॉज है वो कहता है कि हमें अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर इन्फोर्सिंग दिस फंडामेंटल ड्यूटी एंड टू सेव अवर नेशनल फ्लैग, अपने इस फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए, लोगों से मनवाने के लिए और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करने के लिए नेशनल एंथम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी नेशनल एंथम की, हमारी नेशनल सॉन्ग की, नेशनल फ्लैग की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया की रिस्पेक्ट करने के लिए इस फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स किया गया। कैसे? फ्रॉम द डिसरिस्पेक्ट से इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए। पार्लियामेंट इनैक्टेड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब पार्लियामेंट ने एक लॉ इनैक्ट किया, उसने कौन सा लॉ इनैक्ट किया? उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट। आप इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 इसे लाया गया, और उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटी है क्लॉज ए है उसे इन्फोर्स किया गया। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।